हेलो एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो विद अस। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेड इस चैप्टर का सेकंड वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपने इसके पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रेकमेंड के पहले वो देख के आइए, उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। लाइक द लास्ट वीडियो, इस बार की भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हमने और भी बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, तो अगर आपके काम में, आपके सिलेबस में, प्रिपरेशन में कोई और चैप्टर है जो आप हमारे कंटेंट के थ्रू रेफर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। दूसरी एक चीज़, प्लीज़ अगर आपको लगता है दैट हमारा कंटेंट अच्छा है तो इसको ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत लगती है और जब आप कमेंट्स करते हैं, चैनल के ऊपर व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो मुझे जेन्युइनली बहुत मोटिवेशन फील होता है। एंड इस मुकाम तक भी आप लोगों ने पहुंचाया और आगे भी आप ही लोग लेके जाएंगे, तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। आई वॉन्ट कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो आप तक पहुँचे, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने रोडवेज के बारे में और रेलवेज के बारे में सारी बातें की थी। अब हमारा डिस्कशन शुरू होगा विथ वाटरवेज। अब वाटरवेज को बोला गया है एज द चीपेस्ट एंड द मोस्ट एंशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। चीपेस्ट इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए कोई कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होता। इट्स जस्ट रिवर वाटर या ओशन वाटर। सिमिलरली इसको एंशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज लॉन्ग बिफोर रोडवेज एंड रेलवेज बिकेम प्रोमिनेंट, लॉन्ग बिफोर व्हीकल्स एंड इंजन्स गॉट मेड, हम लोग जो है वो एक बोट के ऊपर एक पर्दा लगा के हवा के द्वारा जो है वो चीज़ों को और लोगों को ट्रांसपोर्ट करते आ रहे हैं। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ वाटरवेज को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसको दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। ऑन वन हैंड वी हैव इंटरनल वाटरवेज एंड ऑन द अदर वी हैव ओशनिक वाटरवेज। इंटरनल वाटरवेज की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हम लोग विद इन द कंट्री जो रिवर कैनाल्स को यूज़ करते हैं उसकी बात हो रही है, जहाँ पे हम स्टीमर्स एंड बोट्स को यूज़ करते हुए नदियों के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचते हैं और लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ हमारे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 नेशनल वाटरवेज को डिक्लेयर किया है। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो गंगा रिवर के ऊपर क्रिएट किया गया है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम हल्दिया टू इलाहाबाद कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1620 किलोमीटर्स, जो सेंट्रल इंडिया के मेजॉरिटी स्टेट्स को कवर करता है। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स को कवर करता है। नेशनल वाटरवे 3 जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो केरला वाला जो पूरा रीजन है डाउन साउथ, वहाँ पे कोलम से लेके कट्टापुरम तक 250 किलोमीटर्स का ये सबसे छोटा इंटरनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे है। फॉलोड बाय नेशनल वाटरवे 4 जो गोदावरी रिवर पे बना है, नेशनल वाटरवे 5 जो कि ब्रह्माणी रिवर पे बना है। अब ये 5 वाटरवेज, उनके नाम किस नदी पे स्थित हैं और कौन से एरियाज को कनेक्ट करते हैं, ये आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बियॉन्ड दिस, अगर हम लोग ओशनिक वाटरवेज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम इंडिया के कोस्ट लाइन को कंसिडर करते हुए इंडिया बाकी देशों से किस तरीके से कनेक्टेड है उसकी बात कर रहे हैं। नाउ जब आप ग्रेड 9 में थे और आपने इंडिया साइज लोकेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें रियलाइज किया होगा कि इंडिया का एशिया में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है ऑफ 7516.6 किलोमीटर्स। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इंडिया के नीचे जो पानी है उसको हमने इंडियन ओशन का भी नाम दिया। अब हमारे इस कंट्री के पेनिनसुलर शेप के वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेजर एंड माइनर पोर्ट्स हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो वी हैव 13 मेजर पोर्ट्स एंड 200 माइनर पोर्ट्स, जहाँ पे शिप आते हैं और जाते हैं, जहाँ से माल अपलोड एंड डाउनलोड होता है। अपलोड एंड डाउनलोड तो नहीं, बट लोडिंग, अनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ शिप्स होती है। तो अगर हम लोग इन पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो इंडिया के अंदर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इन पोर्ट्स को ऑपरेट, रन एंड मैनेज करते हैं। वेस्टर्न कोस्ट पे काफ़ी फेमस पोर्ट्स है जैसे कि कंडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मारमगांव पोर्ट जो गोवा में आता है, एंड कोची पोर्ट। सिमिलरली ईस्टर्न कोस्ट जो हमारा है वहाँ पे हल्दिया पोर्ट इन वेस्ट बंगाल से लेके पाराद्वीप, चेन्नई पोर्ट, टुटिकोरिन पोर्ट, ऐसे अलग अलग पोर्ट्स हैं। अब इंडिया के पेनिनसुलर शेप होने की वजह से हम ईस्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं, वेस्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं। इस वजह से इंडिया का जो पोजीशन है वो वर्ल्ड मैप पे काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अगर हम लोग गुजरात के स्पेसिफिक बात करेंगे तो गुजरात में 3 पोर्ट्स के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में खास इन्फॉर्मेशन दी है। व्हेन वी टॉक अबाउट द कंडला पोर्ट तो ये गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट है। भावनगर पोर्ट की बात करेंगे तो इसमें एक यूनिक फीचर है कि इसमें ऑटोमेटिक लॉक गेट है।
तीसरा, अगर पोरबंदर के पोर्ट के बारे में बात करेंगे तो इसको डिफाइन किया गया एज अ फ्री पोर्ट थ्रू आउट द ईयर। मतलब यहाँ पे आपको हाई टाइड लो टाइड का वेट नहीं करना पड़ता, आप साल भर इस पर्टिकुलर पोर्ट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। Out of all the states that we have in India, Gujarat has the largest coastline of 1600 kilometers. वाटरवेज के बारे में जितनी भी बातें थी वो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। बियॉन्ड वाटरवेज हम एयरवेज के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात करते हैं। नाउ एयरवेज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखने जाएंगे तो सबसे महंगा, सबसे कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड इट इज़ ऑल्सो द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जब हम हेलीकॉप्टर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो हेलीकॉप्टर्स हमें इन एक्सेसिबल एरियाज, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट हमें कनेक्ट नहीं करता, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हम जा सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा रिमोट लोकेशंस में हो, डिस्टेंट एरियाज में हो, डेंस फॉरेस्ट हो, माउंटेन के टॉप पे हो, इन सब जगहों पे जहाँ पे रास्ता नहीं पहुँच पाता वहाँ पे हेलीकॉप्टर पहुँच सकता है। अब इंडिया के अंदर हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है पवन हंस लिमिटेड। अब ये पवन हंस लिमिटेड एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी जिसको मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया है एंड इट प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अगर आपने देखा हो तो क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन जो हम लोग बॉम्बे हाई से करते हैं और बैसीन करके एक और ऑफशोर हमारे पास क्रूड ऑयल का रिजर्व है वहाँ पे, तो मेन कोस्ट से लेके ऑफशोर लोकेशन तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई मेजर सोर्स बचता नहीं है। तो ONGC को पवन हंस हेलीकॉप्टर्स की सर्विसेज जो है वो काफ़ी काम आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो एयरवेज को बहुत यूज़ करता है एज फार एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ VVIPs आर कंसर्न, एज फार एज मेडिकल एम्बुलेंस सर्विसेज, जिनको पेशेंट्स को एयरलिफ्ट करा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, उन सब जगहों पे भी गवर्नमेंट एयरवेज का इस्तेमाल करती है। अगर हम एयरप्लेन्स के बारे में बात करेंगे, एयरपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो हमारे कंट्री में एयर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे अबाउट इंडिगो, गो एयर, विस्तारा, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज हैं। पब्लिक सेक्टर में एयर इंडिया कंपनी हुआ करती थी, हमारी टेक्स्ट बुक अभी तक अपडेट नहीं हुई क्योंकि एयर इंडिया जो है अब टाटा ग्रुप ने उसको परचेज कर लिया है। बट फिर भी हम लोग ये मेंटेन करेंगे कि एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रोवाइड करते हैं। अगर हम मैनेजमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है। इंडिया में आज की तारीख में 127 टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है, जिसमें से इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 एयरपोर्ट पे आती है, 87 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है और सिविलियन एयरपोर्ट टर्मिनल्स हमारे पास 25 हैं। अब आप बोलोगे कि सिविलियन एयरपोर्ट टर्मिनल तो क्या, तो आपको पता होगा कि बड़ौदा, भावनगर, इन सब जगहों पे भी छोटे छोटे एयर स्ट्रिप्स हैं, बट इनको मेजर एयरपोर्ट्स की तरह नहीं यूज़ किया जाता। दीज आर ओनली वन सिंगल एयर स्ट्रिप जहाँ पे प्राइवेट जेट्स वगैरह यूजुअली उतरते हैं या फिर जो सिविलियन लोग अपने खुद के लो फ्रीक्वेंसी फ्लाइट्स चलाते हैं। सो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये ज़्यादातर उन लोगों को पता होगा जो पायलट की ट्रेनिंग करेंगे। सो दे विल यूजुअली गो टू सच सिविलियन एयरपोर्ट टर्मिनल्स इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू फ्लाई। सो आपको सिर्फ ये आंकड़े याद रखने हैं। टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स 127, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इसमें से 15 और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स 87। आगे बढ़ते हुए अगर हम मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो पाइपलाइंस एंड रोपवेज ये दो और मॉडर्न तरीके हैं, जिसके अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि इसको कोई आंकड़े नहीं दिए, कोई परसेंटेजेस नहीं दिए। अगर पाइपलाइन की बात करेंगे तो पाइपलाइन को लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म्स ऑफ मैटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पे हमारे कंट्री में हम लोग इसको क्रूड ऑयल के लिए यूज़ करते हैं, बट पानी वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह भी इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत जगहों पे क्रूड ऑयल के रिजर्व्स है, जहाँ पे पाइपलाइंस का इस्तेमाल करके हम लोग क्रूड ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। असम में नाहरकटिया नाम का एक जगह है जहाँ से क्रूड ऑयल रिजर्व्स हमें मिलते हैं। गुजरात में कलोल से कोयाली तक ले जाने के लिए हम लोग पाइपलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, और बॉम्बे हाई से मुंबई कोस्ट तक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस को ले जाने के लिए हम लोगों ने पाइपलाइन एस्टैब्लिश की है। इनफैक्ट अगर हम लोग हमारे घर पे जो कुकिंग गैस आता है उसको भी हम लोग देखने जाए तो पाइपलाइंस के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जिनके घर पे सिलेंडर नहीं आता, जिनके घर पे अदानी PNG का कनेक्शन है, वो लोग कुकिंग गैस भी पाइपलाइंस के थ्रू रिसीव करते हैं।
अब अगर रोपवेज की बात करेंगे विच इज़ द लास्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये माउंटेनस रीजन्स के अंदर गुड्स एंड पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो माउंटेन के पीक्स होते हैं जिसको समिट भी बोलते हैं, तो इन सारे समिट्स को कनेक्ट किया जाता है थ्रू रोपवेज। और काफ़ी कॉमन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जैसे कि कुल्लू मनाली, हरिद्वार, दार्जिलिंग, इन सब जगहों पे आपको रोपवेज देखने को मिलेंगे। अगर गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो पावागढ़, सापुतारा और अंबाजी में रोपवेज का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ आफ्टर कवरिंग एवरीथिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अगर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो बोला गया है दैट कम्युनिकेशन इज एन अरेंजमेंट टू सेंड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब पहले के ज़माने में जब हम लोग ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते थे तो हम लोग ड्रम्स का इस्तेमाल करते थे, पिजन्स को यूज़ करते, स्मोक बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते थे। बट आज के तारीख में हम लोग काफ़ी एडवांस हो चुके हैं एज फार एज आवर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। अब आप पूछोगे कि ये किस तरीके से, तो आज अगर कम्युनिकेशन होता है तो उसकी वजह से ट्रेड, कॉमर्स बढ़ता है। आज अगर हम लोग इंडिया में बैठ के बाहर के देशों के लिए काम कर पाते हैं, उनसे बातचीत कर पाते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन की वजह से है। आज हमारा सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल रिचनेस हमारे कंट्री के बारे में हमें तब रियलाइज होती है जब हम बाहर की दुनिया देखते हैं थ्रू द इंटरनेट। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हम लोगों ने हमारे कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राइड एक्सपीरियंस किया जब हमारे पास ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आए। अब कम्युनिकेशन को हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज इंडिविजुअल एज वेल एज मास कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन 1-to-1 होता है, जहाँ पे आप स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके 1-on-1 लाइव कॉन्टैक्ट में आते हो। ये आप विद इन इंडिया भी कर सकते हो, आपके पड़ोसी के साथ भी कर सकते हो, एंड टू एनीबडी स्टेइंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द प्लैनेट जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू इंडिविजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है, तो उसमें ईमेल, वॉइस मेल, वीडियो कॉल वगैरह वगैरह, स्काइप, फेसबुक, आई मैसेज, हज़ारों चीज़ आ सकती है। तो कोई भी रैंडम 4-5 एग्जाम्पल्स अगर आप दे देंगे तो उससे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन की बातें खत्म हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मास कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो दिस इज़ 1-to-many, मतलब एक जगह से बहुत लोगों तक की चीज़ें पहुंच रही है, जहां पे हम लोग प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बात करेंगे। सो मास कम्युनिकेशन के फर्दर 2 डिविजन्स निकल के आते हैं, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में हम लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्फलेट, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि एक पॉइंट पे पब्लिश होता है और बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रसार भारती नाम का एक PSU सेटअप किया। प्रसार भारती का मेन काम है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का। अब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास 2 अलग अलग सोर्सेज हैं, एक रेडियो और दूसरा टेलीविज़न। रेडियो के लिए हमारे पास आकाशवाणी है जिसको ऑल इंडिया रेडियो भी बोला जाता है। पूरे इंडिया के अंदर 414 डिफरेंट स्टेशंस हैं जहाँ पे 23 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। सिमिलरली अगर दूरदर्शन की बात करेंगे तो दूरदर्शन को एंटरटेनमेंट एज वेल एज एजुकेशन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूज़, वेदर रिपोर्ट्स और बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिससे लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चले, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये 3 चीज़ों के बारे में खास आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो सारी मास कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, जो रेडियो है, TV है, वो फैसिलिटेट क्यों हो पा रहा है? तो वो हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, रियल टाइम में हम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर पाते हैं बिकॉज ये जो सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में है और ये जो है वो मल्टीपल पर्पसेस रिजॉल्व करते हैं। आज अगर आपको गूगल मैप्स यूज़ करना है, आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है, आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, आपको फ़ोन कनेक्टिविटी करनी है, आपको घर पे टाटा स्काई में TV देखना है, इन सब चीज़ों में जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। अब इन सैटेलाइट्स के पर्सपेक्टिव से हमें 2 नाम याद रखने हैं। एक INSAT, इनसैट, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। अब ये दूरदर्शन को हेल्प करता है उसके ब्रॉडकास्टिंग में ऑफ वेदर रिपोर्ट्स, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म्स एंड बाकी अदर रिसर्च पर्पसेस के लिए। उसके अलावा इंडिया ने जो PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्च किया था, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट रहा है। इट वाज वन ऑफ द चीपेस्ट सैटेलाइट मिशंस दैट हैज़ एवर बीन इन दिस वर्ल्ड। एंड इस वजह से ना सिर्फ इंडिया के काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट्स बट बाकी देशों के भी काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट हम लोगों ने स्पेस में पहुँचाए। इस पर्टिकुलर PSLV की खास बात यह है कि ये इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। अब इसका मीनिंग क्या है वो आप गूगल करके नीचे कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना। नाउ बियॉन्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम लोग आ जाते हैं ट्रेड वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि हमारे चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट भी है।
अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड का डेफिनेशन होता है दैट इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे एक इंसान कहीं से कोई चीज परचेस कर रहा है, आगे उस चीज को बेच रहा है और बीच में अपना प्रॉफिट कमा रहा है, मुनाफा कमा रहा है। अब अगर ये खरीदने बेचने का काम इंडिया के अंदर अंदर होता है, विद इन द कंट्री होता है, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। और अगर हम किसी और देश से खरीदते हैं तो उसको इंपोर्ट बोलेंगे, किसी और देश को बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो अगर कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कोई चीज हो रही है तो इंटरनल ट्रेड, और ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर कोई चीज हो रही है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड के कैटेगरी में आ जाएगा। अब एक्सटर्नल ट्रेड को जैसे हमने अभी डिस्कस किया, दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीजों की बात हो रही है। इंपोर्ट का मतलब है बाहर से कोई चीज इंडिया में मंगवाना, यूएस से इंडिया में कोई चीज इंपोर्ट करना। अब यूजुअली हम वही चीजें इंपोर्ट करेंगे जो हमारे पास है नहीं। जैसे हम लोग क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, आयरन, कॉपर, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, जेमस्टोन्स, पॉल्स, ये सारी चीजें इंडिया में नहीं है, तो इन सब चीज़ों को हमें बाहर से डेवलप कंट्री से मंगवाना पड़ता है। यूएस, जर्मनी, इन सारे जगहों से हम लोग ये सारी चीज़ें मंगाते हैं। सिमिलरली इंडिया के पास काफ़ी ऐसे रिसोर्सेज है जिसकी ज़रूरत दुनिया को है, तो वो चीज़ें हम यहाँ से बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया के एक्सपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, तो हमारा प्राइमरी सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, तो हम एग्रीकल्चरल आउटपुट, मिनरल्स, इन सब चीज़ों को तो एक्सपोर्ट करते ही हैं। बट हमारे सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू हम लोग टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट ज़रूर करते हैं। सो ऑल इन ऑल ट्रेड के दो बाइफर्केशन, विद इन इंडिया इंटरनल, आउटसाइड इंडिया इंटरनेशनल। अगर बाहर से कुछ आ रहा है, खरीद रहे हो तो इंपोर्ट, इधर से कुछ बाहर बेच रहे हो तो एक्सपोर्ट। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब आप बात कर रहे हैं तो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए। अब एक्सपोर्ट करने से हमारे लिए हम बाहर कोई चीज़ बेचते हैं जिससे हम बाहर के डॉलर इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं, हम अर्न करते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारे लिए एक फेवरेबल चीज़ है क्योंकि हमें कोई चीज़ मिल रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम खर्चा कर रहे हैं, हम बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं और जो डॉलर हमारे पास है वो हम खर्च रहे हैं। इट्स एन एक्सपेंस, इट्स एन अनफेवरेबल थिंग। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब यह है कि जो ट्रांजैक्शंस इंडिया एंड बाहर के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका एक नेट समरी कितना हो रहा है। आर वी गेनिंग आउट ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और आर वी लूजिंग आउट ऑफ इट। नाउ आइडियली हमारी इनकम ज्यादा होनी चाहिए और खर्चे कम होने चाहिए, इस वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड को गिनते हैं एज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस एक्सपीरियंस करते हैं। ना जब बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस होगा इसका मतलब ये है कि हमारी करेंसी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि लोग हमसे चीज़ें परचेज करना चाहते हैं। इससे इंडियन करेंसी का एप्रिसिएशन होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लोग एक्सपोर्ट कम चीज़ें करते हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, इसका मतलब हमारी वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नेगेटिव आएगी, हम ज़्यादा पैसा इंडिया के बाहर भेजते हैं, तो इससे हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है। अब 1991 में हमने जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उस दिन से लेके आज दिन तक इंडिया में हमेशा नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड रहा है। कहने का मतलब हम इंडिया से बाहर चीज़ें कम बेचते हैं, वी एक्सपोर्ट लेस एंड वी इम्पोर्ट मोर। हमारे बाहर से परचेज करने वाले इंपोर्ट के खर्चे हमेशा ज़्यादा रहे हैं। अब ये हमारे कंट्री के लिए बहुत गलत चीज़ है, बहुत बुरी बात है। नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को समझती है और उन्होंने इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया कैंपेन को एनकरेज करना शुरू किया, जिसके थ्रू जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन्हीं कंपनीज को हम यहाँ पे इंडिया में बुला रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप अपनी कंपनीज जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश कीजिए, उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे विद इन इंडिया प्रोड्यूस करिए और इंडिया को भी सप्लाई कीजिए और पूरी दुनिया को भी एक्सपोर्ट कीजिए। इसके थ्रू क्या होगा, हमारे इंपोर्ट्स का खर्चा कम होगा और हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेंगे, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल होगा। तो इसके साथ सारे कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में थे वो मैंने कवर कर दिए। अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह बचते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दैट इज गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से अपना प्यार, सपोर्ट, एनकरेजमेंट बरकरार रखिए।